स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एक्सलेंस। आज अपन बात करेंगे नेटवर्क थ्योरी, जो कि ईसी, इलेक्ट्रिकल एंड आईएन तीनों के लिए गेट में कॉमन सब्जेक्ट है। और तीनों का सिलेबस भी अगर अपन गेट की अगर अपन तीनों का सिलेबस भी देखें तो तीनों का सिलेबस भी अपन देखेंगे तो अपन को कॉमन ही मिलेगा। टोटल अपन को 5 चैप्टर मिलते हैं नेटवर्क में, जिनकी अपन डिटेल्स स्टडी करेंगे। अपन को फास्ट अपन को है ना बेसिक पे कमांड करना होगा। अगर बेसिक पे कमांड हो गया अपना तो नेटवर्क में आगे कुछ है नहीं। मैं अगर नेटवर्क का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मानता हूँ, 5 चैप्टर अपने सिलेबस में है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर मैं नेटवर्क में किसी को मानता हूँ तो वह है बेसिक। अगर आपकी बेसिक पे अच्छी कमांड हो गई तो नेटवर्क में आपकी कमांड होने से कोई नहीं रोक सकता। और अपन बेसिक में टोटल अपने 5 to 6 टॉपिक है, ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, 5 to 6 टॉपिक्स हैं। उनको अपन बहुत ही डिटेल्स स्टडी करेंगे। उनमें अपन को सबसे फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है बेसिक के अंदर, बेसिक इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, पावर क्या होती है, एनर्जी क्या होती है। फिर इसके अंदर भी अपन एक एक दो चीज और स्टडी करेंगे कि कंसेप्ट ऑफ एब्जॉर्ब एंड डिलीव्ड पावर क्या होता है। कौन सा एलिमेंट किसी सर्किट के अंदर एलिमेंट में कौन सा एलिमेंट पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन सा सर्किट का एलिमेंट पावर को डिलीवर कर रहा है, उनकी भी अपन स्टडी करेंगे। तो अपन का फर्स्ट जो टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर बेसिक में फर्स्ट टॉपिक है, जिसको बोला जाता है बेसिक इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज, जिसके अंदर अपन चार्ज की बात करेंगे, करंट की बात करेंगे, वोल्टेज, पावर, एनर्जी एंड कंसेप्ट ऑफ एब्जॉर्बिंग एंड डिलीवरिंग पावर का बात करेंगे। ये अपना फर्स्ट टॉपिक है जो सबसे बेसिक है, 12th लेवल का है। 12th में आपने सबने पढ़ रखा होगा चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, उसकी अपन स्टडी कर लेंगे। सेकंड चैप्टर आता है अपन के पास नेटवर्क एलिमेंट्स। क्या आता है अपन के पास? सेकंड चैप्टर अपने पास आता है नेटवर्क एलिमेंट्स। आपने पढ़ा ही होगा 2 टाइप्स के नेटवर्क एलिमेंट्स होते हैं, एक्टिव एलिमेंट्स एंड पैसिव एलिमेंट। अपन पैसिव एलिमेंट्स के अंदर रजिस्टर की बात करेंगे, इंडक्टर की बात करेंगे एंड कैपेसिटर की। इनकी सारे कैपेसिटर हो चाहे इंडक्टर हो रजिस्टर हो, इनकी सारी बेसिक प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे। फिर अपन एक्टिव एलिमेंट्स में डिपेंडेंट सोर्सेज, इंडिपेंडेंट सोर्सेज की बात करेंगे, प्रैक्टिकल सोर्सेज और अपन के आइडियल सोर्सेज की बात करेंगे, वोल्टेज सोर्स की बात करेंगे, करंट सोर्स की बात करेंगे। ये अपन बात करने वाले हैं सर्किट एलिमेंट्स या नेटवर्क एलिमेंट्स में। और थर्ड जो पॉइंट है अपना बेसिक का, ये अपनी नेटवर्क थ्योरी का रामबाण है, किरचॉफ लॉ। अगर आपको किरचॉफ लॉ पे कमांड होगी, किरचॉफ लॉ को अप्लाई करना आ गया किसी भी नेटवर्क पे, अपन किरचॉफ लॉ को अप्लाई कैसे करते हैं? अगर किरचॉफ लॉ पे कमांड होगी, अगर आपकी केसीएल एंड केवीएल पे अच्छे से कमांड हो गई, एंड एक अपन ओम्स लॉ भी पढ़ेंगे। ओम्स लॉ अपन इसके अंदर ही स्टडी करेंगे नेटवर्क एलिमेंट्स में। जब अपन रजिस्टर पढ़ेंगे तो उसके साथ अपन ओम्स लॉ की बात करेंगे, कैपेसिटर के साथ भी बात करेंगे और इंडक्टर के साथ भी बात करेंगे। अगर आपने केसीएल केवल पे अच्छा कमांड कर दिया और ओम्स लॉ पे अच्छा कमांड अपना आ गया, तो अपन को नोडल एंड मेश एनालिसिस बहुत इजीली अपन कर सकते हैं किसी भी नेटवर्क को सोल्व करने के लिए। कोई भी आपको एक नेटवर्क देगा बड़ा सा, और किसी किसी भी अपन को ब्रांच में करंट या किसी एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना होगा, तो अपन को नोडल और मेश एनालिसिस को अप्लाई करना होगा। और ये नोडल और मेश एनालिसिस को अपन किसी सर्किट पे तभी अप्लाई कर पाएंगे जब अपनी किरचॉफ लॉ पे कमांड होगी और सर्किट एलिमेंट्स के बारे में अपन को अच्छे ढंग से उनकी उनकी वीआई, वोल्टेज और करंट रिलेशनशिप अपन को पता होगा। वोल्टेज करंट रिलेशनशिप को ही ओम्स लॉ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वो मैं चाहे वोल्टेज करंट रिलेशनशिप बोलूं, चाहे रजिस्टर के लिए वी इक्वल टू आई आर बोलूं, चाहे इंडक्टर के लिए वी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी बोलूं, और चाहे मैं कैपेसिटर के लिए आई इक्वल टू सी डी बाई डी टी बोलूं, इन तीनों आई वी रिलेशनशिप को अपन ओम्स लॉ बोलते हैं। अगर अपनी ओम्स लॉ पे कमांड हो गई, और सेकंड चीज अपनी अगर केसीएल एंड केवीएल, किरचॉफ लॉ पे अपनी अगर कमांड हो गई, किरचॉफ लॉ एंड ओम्स लॉ पे कमांड हो गई, तो अपन किसी भी सर्किट को नोडल एंड मेश एनालिसिस से इजीली सोल्व कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? इजीली सोल्व। फिर अपना फिफ्थ जो मैंने लिया है वो है डेल्टा टू स्टार एंड स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। कैसे एक डेल्टा नेटवर्क को अपन स्टार में कन्वर्ट करते हैं? अपन का है ना गेट में क्वेश्चन आते हैं आर इक्विवेलेंट निकालो। जब अपन इक्विवेलेंट निकालते हैं तो सर्किट में अपन को डेल्टा, कभी कभी अपन को डेल्टा नेटवर्क मिलता है, सर्किट का कुछ पार्ट अपन को डेल्टा मिलता है, कभी सर्किट का कुछ छोटा सा पार्ट स्टार दे देगा। अगर अपन स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया तो वो सर्किट, वो आर इक्विवेलेंट निकालना बहुत ईजी हो जाएगा अपने लिए। तो इसको यानी एक आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए, एक बड़े नेटवर्क को सिंप्लीफाई करने के लिए
अपन को डेल्टा से स्टार और स्टार से डेल्टा कन्वर्जन करना आपको आना चाहिए। और इसी के सिलेबस में तो स्पेशली लिखा हुआ है डेल्टा टू स्टार एंड स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। तो ये अपन इसको अपन यूज कहाँ करेंगे? जब अपन किसी बड़ा सा नेटवर्क देगा और आर इक्विवेलेंट पूछेगा, उस टाइम आपको उस नेटवर्क के अंदर स्टार दिखेगा, डेल्टा दिखेगा, वो अपन आगे जाके, अभी तो अपन आर इक्विवेलेंट निकालने पर अपन 3 to 4 क्लासेस लेंगे। इसके अंदर अपन सिमेट्री देखते हैं, फोल्डिंग सिमेट्री क्या होती है, बहुत सारी सिमेट्री देखकर अपन आर इक्विवेलेंट, आपने 12th में पढ़ा होगा। अपन जब आईआईटी की तैयारी करते थे तो बहुत सारे नेटवर्क पढ़ते थे, कैसे फोल्डिंग सिमेट्री निकालते हैं, कैसे इक्वी पोटेंशियल पॉइंट को अपन एक करके सिमेट्री निकालते हैं। वो सारी सिमेट्री, सारे गेट के क्वेश्चन अपन बहुत अच्छे से यहाँ पर अपन डील करने वाले हैं। और अपना छठा टॉपिक है व्हीट स्टोन ब्रिज। अपन बात करेंगे बैलेंस ब्रिज की। जब मैं एक ब्रिज है ना बैलेंस हो जाता है, यानी R1 R3 जब ऑपोजिट रेजिस्टेंस का मल्टीपल इक्वल हो जाता है, R1 R3 और R2 R4 के इक्वल हो जाएगा, तब अपन उसको बोलेंगे बैलेंस ब्रिज। और बैलेंस ब्रिज में 2 पॉइंट होते हैं जो डायगोनली ऑपोजिट, वो इक्वी पोटेंशियल पे आ जाते हैं। इक्वी पोटेंशियल की बात करेंगे अपन, कहाँ शॉर्ट सर्किट करते हैं, कहाँ इक्वी पोटेंशियल पॉइंट को क्यों शॉर्ट सर्किट करते हैं, क्यों करंट जीरो होते तो ओपन सर्किट करते हैं, वो सारी बात अपन इसके अंदर करने वाले हैं। और इसके बाद में अब अगला टॉपिक अपने पढ़ने वाले हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। हम किसी भी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को कैसे प्रैक्टिकल करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं और कैसे एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स को एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं। ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ही अपना कभी कभी नेटवर्क को इजी बना देगा। अपन आगे जाके नेटवर्क सोल्व करेंगे ना, ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा, कभी कभी नेटवर्क को बहुत इजी बना देगा आपके लिए। तो इसका भी अपन स्टडी करेंगे। फिर अब कभी कभी अपने वोल्ट मीटर और अमीटर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, गेट में तो कम आते हैं लेकिन ईएससी के एग्जाम में हर साल अपन को वोल्ट मीटर और अमीटर से क्वेश्चन को देखने को मिलता है। तो अपन वोल्ट मीटर और अमीटर की भी बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे। और इसके बाद में मिसलेनियस टॉपिक की बात करेंगे, जिसके अंदर अपन है ना बल्ब से रिलेटेड प्रॉब्लम और किस बल्ब से रिलेटेड और जो भी टॉपिक अपना पीछे बचेगा ना, सिमेट्री वगैरह, कैसे आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, कैसे सिमेट्री फाइंड आउट की जाती है, कैसे इक्विपोटेंशियल पॉइंट को एक पॉइंट बना के कैसे सिमेट्री अपन निकालते हैं, कैसे अपन कोई अपन को है क्यूब देगा तो इसके डायगोनल के ऑपोजिट आर इक्विवेलेंट क्या होगा, दो है ना पास वाले डायगोनल दे देगा और इसका आर इक्विवेलेंट बताओ। तो वो सारी बातें यानी बल्ब से रिलेटेड प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम अपन इसमें बात करेंगे मिसलिनियस में। बेसिक के बाद अपन सेकंड चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें आएगा एसी सर्किट्स। इससे सबको डर लगता है लेकिन सबसे इजी बोलो ना यही है। अगर आपकी बेसिक पे अच्छी कमांड है तो आपको कुछ नहीं, आपको एसी सर्किट आपको अच्छे से करना है। तो आपको मैं बताऊं, आपका है ना कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा अच्छा होना चाहिए। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पे आपकी कमांड हो गई, अगर आपकी कमांड कॉम्प्लेक्स नंबर पे अच्छी हो गई तो आपको एसी सर्किट में कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं। आप कॉम्प्लेक्स नंबर मैं पढ़ाऊंगा पहले 1-2 घंटे, अगर एसी सर्किट स्टार्ट करने से पहले कॉम्प्लेक्स नंबर 1-2 घंटा पढ़ेंगे। जो अपन 12th में बेसिक पढ़ते थे, कैसे आर्ग्यूमेंट निकालते हैं, कैसे उसका फेज निकालते हैं, कैसे उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, कैसे आर्गेंड प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारी बात अपन पहले करेंगे। फिर अपने एसी सर्किट्स बहुत ही इजी बनने वाला है। एसी सर्किट में अपन फर्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साइनसॉइड्स एंड फेजार। कैसे किसी एक साइनसॉइडल सिग्नल को फेजार डोमेन में कन्वर्ट करते हैं, कैसे एक फेजार डोमेन के सिग्नल को साइनसॉइड सिग्नल में अपन कन्वर्ट करते हैं, वो सारी बात अपन इसमें करते हैं। कैसे अपन है ना दो, अगर अपन को साइनसॉइडल सिग्नल एग्जामिनर दे और पूछे कौन सा अपन है ना लीड कर रहे हैं और कौन सा लेग कर रहे हैं, वो सारी बातें अपन इस चैप्टर में करने वाले हैं। और साइनसॉइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस ये अपने गेट में सिलेबस में भी लिखा हुआ है। इसके अंदर अपन सीरीज आरएल सर्किट, सीरीज आरसी सर्किट, पैरेलल आरएल सर्किट, पैरेलल आरसी सर्किट, सीरीज आरएलसी सर्किट, फिर अपना आ जाएगा पैरेलल आरएलसी सर्किट, इनकी बात करेंगे। और फिर इनका एक स्पेशल केस होता है जिससे बोला जाता है रेजोनेंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रेजोनेंस। रेजोनेंस की बात अपन आगे करेंगे। और उसके बाद में अपन एसी पावर की बात करेंगे, एसी पावर एनालिसिस, कैसे अपन कॉम्प्लेक्स पावर निकालते हैं, कैसे अपन रियल पावर निकालते हैं, वो सारी बातें एसी पावर से रिलेटेड सारी बातें अपन इधर करेंगे। और अपने लास्ट एंड फाइनल टॉपिक होगा मैग्नेटिकली मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट। इसकी बात अपन इसके बाद में करेंगे। फिर अपना अगला चैप्टर आता है नेटवर्क थ्योरम्स। ये सेकंड चैप्टर आ जाएगा अपना।
फिर अपना थर्ड चैप्टर आता है नेटवर्क थ्योरम्स। नेटवर्क थ्योरम्स में अपन पहला सबसे फर्स्ट टॉपिक में आपको है ना किसी भी नेटवर्क में लीनियरिटी दिखाना चालू करूंगा। अगर कैसे एक नेटवर्क लीनियर है या नहीं है, कैसे अपन फाइंड आउट करेंगे नेटवर्क लीनियर है। अगर कोई नेटवर्क लीनियर है तो वो कैसे एक लीनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होती है, सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी क्या होती है। सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी में दो प्रॉपर्टी फॉलो होती है, एक होती है लीनियरिटी और एक होता है मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाइटी। यानी अगर लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर मेरा कुछ भी मान लिया, मैंने ऐसे एज्यूम कर लिया, अगर मेरा x1 इनपुट का अगर मेरा रेस्पॉन्स y1 है और x2 इनपुट का रेस्पॉन्स अगर y2 है, तो x1 प्लस x2 इनपुट अगर मैं दूं तो मेरा रेस्पॉन्स क्या मिलेगा, y1 प्लस y2। अगर मैं इनपुट ऐड कर रहा हूं तो मेरा रेस्पॉन्स भी ऐड हो रहा है, इसे बोला जाता है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। और ये इसकी बात अपन करेंगे, इसको अपन बात नहीं करेंगे नेटवर्क में कैसे यूज करते हैं। इस पे लीनियरिटी प्रॉपर्टी पे आजकल क्वेश्चन बनने लगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। सारे क्वेश्चन अपन बहुत डिटेल से स्टडी करेंगे। और सेकंड प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी। अगर मान लो x1 का आउटपुट मेरे को y1 मिल रहा है, तो बताओ मेरे को kx1, अगर मैं इनपुट को किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आउटपुट भी उसी कांस्टेंट से क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई। तो सुपरपोजिशन थ्योरम में कितनी प्रॉपर्टी होती है, दो होती है, एक होती है लीनियरिटी और एक होती है ये मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी। दो प्रॉपर्टी होती है, इन दोनों को कलेक्टिवली अपन बोलते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है जिससे हर साल एक क्वेश्चन बनता है, वो आती है थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम की अगर मैं बात करता हूं तो ये वाली थ्योरम है, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ये अपने है ना डीसी नेटवर्क में अलग से पढ़ेंगे और एसी नेटवर्क में अलग से पढ़ेंगे। एसी नेटवर्क में भी आती है, डीसी नेटवर्क में, ये हर एक थ्योरम एसी में भी आती है, डीसी में भी आती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये है ना मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम डीसी में कुछ अलग लेवल से लगती है और एसी में कुछ अलग लेवल से लगती है। तो अपन बहुत डिटेल से कैसे कैसे एसी नेटवर्क में अपन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अप्लाई करते हैं, कैसे एक डीसी नेटवर्क में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अप्लाई करते हैं, वो सारी बातें अपन यहाँ करेंगे। और सबसे लास्ट अपन पढ़ेंगे रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ये आगे जाके अपने टू पोर्ट नेटवर्क में भी यूज होती हैं और इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो थर्ड चैप्टर अपन बात करने वाले हैं नेटवर्क थ्योरम, जिसके अंदर अपन 5 थ्योरम पढ़ेंगे, अपने गेट में ओनली 5 ही हैं। इसके इसके बाद में अपन स्टडी करेंगे टू पोर्ट नेटवर्क, जो कि बहुत इजी चैप्टर होता है। टू पोर्ट नेटवर्क अपन सबसे पहले पढ़ेंगे इंपेडेंस पैरामीटर, या इसको बोला जाता है जेड पैरामीटर। क्या बोला जाता है, जेड पैरामीटर बोलते हैं, इंपेडेंस पैरामीटर की बात करेंगे। फिर अपन एडमिटेंस पैरामीटर की बात करेंगे, फिर अपन हाइब्रिड यानी एच पैरामीटर की बात करेंगे, और लास्ट एंड फाइनल अपन करेंगे ट्रांसमिशन पैरामीटर, जिसको बोला जाता है टी पैरामीटर। इन चार की बात कर अपन सबसे पहले इंपेडेंस पैरामीटर की बात करेंगे, फिर अपन एडमिटेंस पैरामीटर क्या होता है उनकी बात करेंगे, और थर्ड चैप्टर अपना है एच पैरामीटर, जो कि आप स्टडी करोगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, बीजेटी की स्टडी करोगे, वहां पे एच पैरामीटर यूज होगा। और फोर्थ अपना ट्रांसमिशन पैरामीटर, आप ट्रांसमिशन लाइन पढ़ोगे तो ट्रांसमिशन लाइन में टी पैरामीटर यूज होता है, इस वजह से इसका नाम पड़ गया ट्रांसमिशन पैरामीटर। और हाइब्रिड पैरामीटर अपन बीजेटी की ऐसी एनालिसिस करते हैं तो हाइब्रिड पैरामीटर अपना यूज होता है। और ट्रांसमिशन पैरामीटर जब आप ईएमएफटी में, जब मैं आपको ट्रांसमिशन लाइन पढ़ाऊंगा तो मैं देखूंगा, अगर आप टी पैरामीटर यूज करते हो तो आपको सवाल बहुत इजी बन जाते हैं। लेकिन आपको आज तक किसी ने यूज करना सिखाया नहीं होगा, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे किसी ट्रांसमिशन लाइन में अपन टी पैरामीटर यूज करके उसकी कुछ भी इनपुट इंपेडेंस सब कुछ निकाल पाएंगे। सब कुछ अपन टी पैरामीटर की मदद से निकाल सकते हैं। और लास्ट अपना टॉपिक है इनका इंटरकनेक्शन कैसा होता है, कैसे सीरीज में टी पैरामीटर मल्टीप्लाई होता है, उनकी मैट्रिक्स कैसे कैसे अपने कैस्केडिंग में, अगर कोई भी दो नेटवर्क हो तो उनके क्या होते हैं, टी पैरामीटर मल्टीप्लाई होते हैं, सीरीज में हो तो जेड पैरामीटर ऐड होते हैं, पैरेलल में हो तो वाई पैरामीटर ऐड होते हैं। वो सारी बातें, सारी इंटरकनेक्शन से रिलेटेड बातें अपन उसकी स्टडी इधर करने वाले हैं। तो ये अपने अभी हुए 4 चैप्टर। फिर इसके बाद में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बचता है उसकी स्टडी अपन करेंगे, जिसको अपन बोलते हैं ट्रांजिएंट एनालिसिस। लास्ट एंड फाइनल अपना चैप्टर रहेगा ट्रांजिएंट एनालिसिस। ट्रांजिएंट एनालिसिस में सबसे पहले अपन बात करने वाले इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू प्रॉब्लम्स की।
कौन सी? इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू प्रॉब्लम में क्या पूछेगा? वो किसी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज का पूछ लेगा। आपको ऐसे पूछ लेगा कि वोल्टेज के अक्रॉस यानी अपने कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना था Vc 0 प्लस पे, या फिर इन्फिनिटी पे पूछ लेगा, इन्फिनिटी पे उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना था, या किसी इंडक्टर की करंट की वैल्यू पूछ लेगा कि इंडक्टर में करंट की वैल्यू क्या थी 0 प्लस पे, या फिर इंडक्टर में करंट की वैल्यू पूछ लेगा एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को अपन बोलते हैं फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू को बोलते हैं 0 प्लस। 0 प्लस मतलब इनिशियल वैल्यू, इन्फिनिटी का मतलब फाइनल वैल्यू। वो किसी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज पूछ सकता है, या किसी इंडक्टर से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू पूछ सकता है। तो ऐसी प्रॉब्लम गेट में हर साल आती है, आपने देखा ही होगा। तो ऐसी प्रॉब्लम्स की अपन पूरी स्टडी करेंगे, इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू प्रॉब्लम्स की। सेकंड अपना चैप्टर आएगा जिसको बोला जाता है ट्रांजिएंट एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। आपको ट्रांजिएंट की इक्वेशन तो पता ही होगी। वो ट्रांजिएंट की इक्वेशन ओनली अपन फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स पे ही अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे सर्किट्स जिसका टाइम कांस्टेंट फाइनाइट हो एंड फर्स्ट ऑर्डर हो, उस पे ही वो इक्वेशन क्या होती है, लागू होती है। तो उस इक्वेशन को कैसे यूज करते हैं? किसी भी फर्स्ट ऑर्डर सर्किट, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट का मतलब एक ऐसा नेटवर्क जिसमें ओनली एक ही स्टोरेज एलिमेंट हो, या तो उसमें इंडक्टर लगा होगा या उसमें कैपेसिटर लगा हो, एक ही एलिमेंट लगा होगा। तो ऐसे सर्किट फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स जिनका टाइम कांस्टेंट फाइनाइट होगा, उन पे अपन कैसे ट्रांजिएंट इक्वेशन तो आपको सबको आती होगी, वो मैं अच्छे से बताऊंगा, उसको मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा, उसका हर टर्म की आपको बताऊंगा, इस टर्म का क्या मतलब होता है, इस टर्म का क्या मतलब होता है, टाइम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं किसी भी फर्स्ट ऑर्डर सर्किट का, फिर वो इक्वेशन कैसे है, ट्रांजिट इक्वेशन को फर्स्ट ऑर्डर सर्किट पे हम कैसे अप्लाई करते हैं, वो अपन इस पे बात करेंगे। और आपको पता है कि सेकेंड ऑर्डर जब सिस्टम आ जाता है तो उस पर अपन ट्रांजिट इक्वेशन यूज कर नहीं पाते हैं, तो उसके लिए अपने पास एक टूल बचता है जिसको बोला जाता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो अपन सेकंड ऑर्डर या हायर ऑर्डर सिस्टम की अगर अपन स्टडी करने वाले हैं ट्रांजिएंट डोमेन में, तो वहां पर अपन उस ट्रांजिएंट इक्वेशन का यूज ना करके लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करते हैं। तो अपना लास्ट टॉपिक बचेगा ट्रांजिएंट एनालिसिस यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प लेके अपन ट्रांजिएंट एनालिसिस पे बात करेंगे। तो ये अपना पूरा 5 चैप्टर का सिलेबस हो गया। ये 5 चाहे एसी हो चाहे इलेक्ट्रिकल और आयन हो, तीनों में यही सिलेबस है, कुछ भी एक पॉइंट भी इनसे बाहर नहीं है। आज अपन बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर की बेसिक की। बेसिक में अपन बात करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज। तो हेडिंग डालो बेसिक इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज। आज अपन बात कर रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज। मैंने आपको बताया था अपन को 5 बेसिक इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज के बारे में बात करनी है। सबसे पहले अपन बात करेंगे चार्ज, सेकंड बात करेंगे अपन करंट, थर्ड अपन बात करेंगे वोल्टेज, और फोर्थ एंड फिफ्थ अपन बात करेंगे पावर एंड एनर्जी की। तो फर्स्ट अपन बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज। पहले मेरे को बताओ ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? तो आप लोग सब पता है कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्यों है? क्योंकि इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इसके पास डायरेक्शन नहीं होती, इसके पास ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होती है। आपने पढ़ा होगा चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, चार्ज ना 2 टाइप्स का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन इसके पास कुछ डायरेक्शन नहीं होती है। अपन ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। मैं अगर पूछूं इस बॉडी पे कितना चार्ज है, मान लो इस बॉडी पे 2 कूलम चार्ज है, तो आप बोलोगे 2 कूलम। ऐसे थोड़ी बोलेंगे नॉर्थ के अंदर 2 कूलम, साउथ के अंदर 2 कूलम, ईस्ट के अंदर 2 कूलम। इसके पास डायरेक्शन नहीं होती है, ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो इसको बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। और आपने ईएमटी में पढ़ा होगा कि सिमिलर चार्जेस के बीच में क्या होता है, रिपल्सन। और ऑपोजिट चार्जेस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। अगर ऑपोजिट चार्जेस हैं उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और सिमिलर चार्जेस हैं तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। ये आप ईएमटी में जाके अपन कूलम्ब्स लॉ की बात करेंगे, उसके अंदर बहुत ही डिटेल से इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। सेकंड इसकी यूनिट है, सबको पता है कूलम्ब्स है, जिसको किससे लिखते हैं, सी से। थर्ड है इसकी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, फर्स्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी की अपन बात करने वाले हैं चार्ज की। एक क्या टर्म आएगा, क्वांटाइजेशन। क्या टर्म आएगा, ये वाला टर्म क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन होता क्या है? ये क्वांटाइजेशन कुछ नहीं है, क्वांटाइजेशन एक फिजिक्स का टर्म है। किसका टर्म है, फिजिक्स का टर्म है। अगर कोई भी क्वांटिटी
मान लो अगर कोई भी क्वांटिटी के, ये मैंने मान लिया एक अरे सॉरी, आप के से आप एज्यूम कर लोगे कांस्टेंट। अगर कोई भी एक क्वांटिटी है एफ, क्या है क्वांटिटी एफ, किसी किसी कांस्टेंट सी, ये सी क्या है, सी इज ए कांस्टेंट, एफ इज ए क्वांटिटी। अगर कोई क्वांटिटी एफ सी के इंटीजर मल्टीपल में एग्जिस्ट करती है, कैसे एग्जिस्ट करती है, इंटीजर मल्टीपल में एग्जिस्ट करती है। यदि कोई क्वांटिटी एफ किसी कांस्टेंट के इंटीजर मल्टीपल में एग्जिस्ट करती है तो ऐसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है क्वांटाइजेशन। क्या बोला जाता है, क्वांटाइजेशन। जैसे मैं n की जगह 1 रखूं तो f की वैल्यू है ना, f की वैल्यू है क्या क्या हो सकती है, n की जगह 1 लिखूंगा तो c हो जाएगी। n की जगह अगर मैं 2 यूज कर लूंगा, इंटीजर है n, एक इंटीजर है, जहां n क्या होगा, n इज ए इंटीजर होगा, तो n की जगह मैं अगर 1 यूज करूंगा तो c, 2 यूज कर लिया तो 2c, तो 3 यूज कर लिया तो 3c। क्या मेरे को बताओ f की वैल्यू 1.5c हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो आप बोलोगे सर नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि f तो ओनली c के इंटीजर मल्टीपल में एग्जिस्ट करती हैं और आपने c के क्या लिख दिया, नॉन इंटीजर मल्टीपल में लिख दिया। तो अगर कोई क्वांटिटी किसी कांस्टेंट, मान लो c एक कांस्टेंट है, किसी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, एक कांस्टेंट है, अगर कोई क्वांटिटी किसी कांस्टेंट के इंटीजर मल्टीपल में एग्जिस्ट करती हैं तो ऐसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। क्या बोला जाता है, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। तो अपन यहां बात करते हैं चार्ज। चार्ज भी क्या होता है, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। क्या बोला जाता है अपन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये इक्वेशन देखो, इक्वेशन में इधर इधर लिख देता हूं, Q इक्वल टू N। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोला जाता है, यानी Q है ना, E क्या है, एक कांस्टेंट है, मैं अभी बताऊंगा E क्या है, लेकिन E आप ऐसे एज्यूम कर दो, E इज ए कांस्टेंट। E क्या, E इज ए कांस्टेंट। अगर Q E के इंटीजर मल्टीपल में एग्जिस्ट कर रहा है, क्या Q है ना, E के N क्या है, यहाँ N मैंने इधर लिखा, N इज इंटीजर, N क्या है, इंटीजर। तो N की वैल्यू है ना क्या क्या हो सकती है, +-1 हो सकती है, +-2 हो सकती है, +-3 हो सकती है। इंटीजर है तो कुछ भी हो सकते हैं, +-1 हो सकते हैं, +-2 हो सकती हैं, +-3 हो सकते हैं। n क्या है, n इज ए इंटीजर। और अपना e है ना, e एक कांस्टेंट है, उसको उसका कुछ स्पेशल नाम है, उसको बोला जाता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, यानी चार्ज की सबसे छोटी से छोटी यूनिट अपन को क्या मिलती है, e मिलती है। क्या मिलती है, e को बोला जाता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। यानी किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज है तो कम से कम इतना चार्ज तो होना ही चाहिए, इससे छोटा चार्ज किसी भी बॉडी पे पॉसिबल नहीं है। तो इसको बोला जाता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, और इसकी इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ई क्या है, ई को बोला जाता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। क्या बोला जाता है, स्मॉल, यानी अगर किसी भी बॉडी पे चार्ज है तो वो ई के इक्वली होगा, ई से कम किसी भी बॉडी पे चार्ज पॉसिबल नहीं है। सबसे कम से कम स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, ये है, जिसकी वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जहाँ n क्या है, इंटीजर है। तो मेरे को बताओ किसी भी बॉडी पे चार्ज n की जगह +-1 रखूंगा तो +-e हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, e का इंटीजर मल्टीपल है। +-2e हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। +-3e हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। किसी भी बॉडी पे चार्ज या तो +-e होगा या +-2e होगा या +-3 होगा। आपको कोई बोले कि किसी भी बॉडी पे चार्ज Q 1.6e है, कितना 1.6e, तो आप कहोगे ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, कि e का नॉन इंटीजर मल्टीपल में कोई चार्ज एग्जिस्ट करता ही नहीं है। किसी भी दुनिया के किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज है तो वो e के इंटीजर मल्टीपल में ही होगा, नॉन इंटीजर मल्टीपल में चार्ज पॉसिबल नहीं है। इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोला जाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। लास्ट एंड फाइनल प्रॉपर्टी है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बोला जाता है इसको, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है तो अपन क्या बोलते हैं कि एनर्जी को अपन ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसी प्रकार क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहते हैं,
चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएट, चार्ज को ना तो अपन क्रिएट कर सकते हैं नोर बी डिस्ट्रॉयड, ना चार्ज को अपन नष्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं ओनली ट्रांसफर कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं, ना अपन चार्ज को उत्पन्न कर सकते हैं क्रिएट कर सकते हैं, ना चार्ज को डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, अपन क्या कर सकते हैं चार्ज को वन बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे, मान लो ये कोई एक सिस्टम है टू रोड का, क्या ये कोई टू रोड है, ये कोई एक सिस्टम मान लेता हूं मैं, टू रोड का एक कोई सिस्टम है, इस पे चार्ज इनिशियल चार्ज अगर मैं बात करता हूं तो Q1 पे था मान लो 10 कूलम और Q2 अपने क्या थी न्यूट्रल थी, Q2 पे कुछ भी चार्ज नहीं था। न्यूट्रल का मतलब है इस पे जितना पॉजिटिव है उतना को उतना क्या है नेगेटिव है, नहीं जितने प्रोटॉन है उतने को उतने क्या इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो गई न्यूट्रल, और इस पे कितना चार्ज हो गया 10 कूलम। ये दो रोड है, ये सिस्टम है मान लो, तो मेरे को बताओ इस पूरे सिस्टम पे कितना चार्ज हुआ, Q ऑन द सिस्टम, इस पूरे सिस्टम पे चार्ज 10 कूलम हुआ या नहीं हुआ, Q1 प्लस Q2 क्या हो गया। अब अगर मैं इन दो रोड को आपस में रगड़ता हूं तो आपने पढ़ा होगा जब दो छड़ या दो रोड को आपस में रगड़ते हैं तो जो न्यूट्रल होते हैं उस पर क्या हो जाता है चार्ज प्रोड्यूस होता है, क्या होता है चार्ज प्रोड्यूस। मान लो इन छड़ों को रगड़ने के बाद आपस में जो अपनी न्यूट्रल थी उस पर कितना चार्ज आ गया Q2, मान लो इसको मैं लिख देता हूँ Q2 डैश अगर अपना आ गया मान लो 3 कूलम आ गया है, कितना आ गया 3 कूलम आ गया। Q2 डैश कितना, पहले न्यूट्रल थी इन छड़ों को आपस में रखा तो चार्ज क्या हुआ, इस पे कितना चार्ज आ गया न्यूट्रल पे 3 कूलम आ गया। तो मेरे को बताओ Q1 डैश कितना होगा, Q1 डैश कितना होगा, क्या वो 10 कूलम ही रहेगा, नहीं रहेगा। अब मेरे को बताओ उस पूरे सिस्टम पे चार्ज Q डैश ऑन सिस्टम, जो पहले चार्ज था वो कब हो रहेगा, क्योंकि चार्ज को अपन ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही अपन डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। पहले 10 कूलम था ऑन द सिस्टम, पूरे सिस्टम पे चार्ज पहले 10 कूलम था, अभी भी 10 कूलम रहेगा। अगर इस न्यूट्रल पे 3 कूलम चार्ज प्रोड्यूस हुआ है तो इसका मतलब यहां से 3 कम हुआ है और यहाँ 7 कूलम ही बचेगा। ये 3 कूलम इस चार्ज वाली से उधर गया है, इसको चार्ज का ट्रांसफॉर्म बोलते हैं, चार्ज का प्रोडक्शन नहीं बोलते, चार्ज प्रोड्यूस नहीं हुआ, चार्ज क्या हुआ एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हुआ। पहले भी कितना था 10 कूलम, अभी अगर मेरे को अब 11 कूलम मिल जाता तो अपन कह सकते हैं चार्ज को उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन अभी भी अपन को कितना मिल रहा है 10 कूलम, लेकिन पहले इस पे 10 था अब इस पे 7 रह गया, उस पे कितना रह गया 3 रह गया। तो अपन चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं, लेकिन चार्ज को अपन ना तो क्रिएट कर पाएंगे ना चार्ज को डिस्ट्रॉयड कर पाएंगे। तो ये होगी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये अपना चार्ज पूरा होता है। और अपन सेकंड बेसिक एलिमेंट का बेसिक सर्किट क्वांटिटी अगर मैं बात करूं तो वो है इलेक्ट्रिक करंट, जिसको अपन आई से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे आई से। ये है क्या, इट इज ये ना तो स्केलर है और ना वेक्टर है, तो इसके पास मैग्नीट्यूड है, आपको पता है, आप बोलते हो किसी ब्रांच में मैं पूछता हूँ कितनी कितनी करंट फ्लो हो रही है तो आप बोलते हो 2 एम्पियर 3 एम्पियर 5 एम्पियर, तो इसके पास मैग्नीट्यूड है और इसके पास डायरेक्शन भी है। हमेशा करंट हायर पोटेंशियल से है ना लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो होती है, आपने पढ़ा होगा। करंट हमेशा है ना, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर ही फ्लो होती है। इसके पास डायरेक्शन भी है मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों, क्योंकि ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती हैं, तो उस वजह से इसके लिए स्पेशल क्वांटिटी है टेंसर क्वांटिटी। और अगर आपको ऑप्शन में टेंसर क्वांटिटी अगर ना मिले तो आप क्या लगाओगे, ये इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर कभी मत लगाना, इट इज ए, या तो आपको ये मिल जाएगा टेंसर, और टेंसर अगर ना मिले तो आप क्या लगाओगे स्केलर क्वांटिटी। ये है ना, गेट में तो ऐसे फालतू किसी आते नहीं है, लेकिन छोटे मोटे एएनजेएन एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं। और इसकी यूनिट होती है एम्पियर, जिसको ए से लिखते हैं, या एम्पियर, और इसकी यूनिट होती है ऐसे भी बोलते हैं कूलम पर सेकंड, इसकी यूनिट होती है कूलम पर सेकंड, और एम्पियर इसकी यूनिट होती है। आई क्या होता है, आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, इसकी क्या होगी डेफिनेशन होगी। आपको यहाँ मैं एक चीज और बताता हूँ, अगर मान लो कोई भी दो क्वांटिटी है मेरे पास, एक क्वांटिटी है ए और एक क्वांटिटी है बी, और वो ऐसे आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, ए इक्वल टू डी बी अपॉन डी टी, दो क्वांटिटी है ए और बी, दोनों क्वांटिटी एक दूसरे से ऐसे इस प्रकार रिलेटेड है, ए इक्वल टू डी बी अपॉन डी टी। अगर मेरे को इस इक्वेशन से बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे करूंगा, बिल्कुल इजीली बात,
मैं dt को इधर भेज दूंगा, dB इक्वल टू a dt। फिर मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूंगा। क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन। आपको पता है ये डिफरेंसेस और इंटीग्रेशन आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो इधर क्या बचेगा b, उधर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन a dt। और लिमिट हमेशा आपको दिमाग में रखना है, कभी भी दो इक्वेशन, दो क्वांटिटी ऐसे रिलेटेड हो और यहाँ आपको लिमिट लगानी है, तो हमेशा लिमिट लगेगी माइनस इन्फिनिटी टू टी। क्या लगेगी, माइनस इन्फिनिटी टू टी। ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता है करंट की डेफिनेशन क्या होती है, करंट आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। और इधर से अपन इसकी यूनिट भी बना सकते हैं, गुलाम की ना, चार्ज की यूनिट गुलाम और टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकंड। गुलाम पर सेकंड यूनिट होगी। अगर आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी है, अब देखो अपने है ना, आई की वैल्यू क्या आएगी, आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। और अगर मेरे को इस इक्वेशन से क्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करना, तो मैं कैसे करूंगा, लिमिट मैंने आपको बताया था माइनस इन्फिनिटी टू और आई डी टी। ये दोनों इक्वेशन आपको इस इक्वेशन पे सवाल बनने के चांसेस हैं। वो आपको करंट को क्या देगा, टाइम का फंक्शन देगा, आई को क्या देगा, टाइम का फंक्शन देगा, और कुछ लिमिट देगा t1 से t2 तक, और पूछेगा टोटल कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है। तो इस इक्वेशन का यूज लेके आप उसको क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। आई को t का फंक्शन देगा और पूछेगा t1 से t2 इस इंटरवल में टोटल कितना चार्ज एलिमेंट को क्रॉस करके फ्लो हुआ है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। ये अपनी हो गई इलेक्ट्रिक करंट। थर्ड अपने आती है बेसिक इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज में वोल्टेज आती है। और आपको वोल्टेज से किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी और इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होते हैं, जिसको अपन किसी रिप्रेजेंट करते हैं, वी से। वोल्टेज क्या होता है, आपने पढ़ा ही होगा, वोल्टेज में ईएमटी में पढ़ा होगा। दो पॉइंट है, ये मान लो इस पॉइंट का मान लो वोल्टेज V1 है, और इस मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल V1 है और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, V2। मान लो कोई 2 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 का पोटेंशियल मान लो V1 है और पॉइंट नंबर 2 का पोटेंशियल V2 है। तो V1 से एक यूनिट चार्ज को, यूनिट मतलब एक कूलम पॉजिटिव चार्ज को, V1 से एक यूनिट चार्ज को, यूनिट मैं कभी बोलता हूँ यूनिट चार्ज, तो है ना, यूनिट चार्ज का मतलब होता है पॉजिटिव का 1 कूलम चार्ज। कैसा, पॉजिटिव का 1 कूलम चार्ज। एक यूनिट चार्ज को पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक ले जाने के लिए जितना कार्य करना पड़ेगा, जितनी मेरे को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, या जितना कार्य करना पड़ेगा, वो जितना मेरे को कार्य करना पड़ेगा, वो उन दोनों पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। क्या होता है, ईएमटी में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ मैं बताऊं क्या होते हैं। किन्हीं भी दो पॉइंटों का पोटेंशियल है V1 और V2। V1 से किसी एक यूनिट चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को V1 से पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक ले जाने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जितना वर्क करना पड़ता है, उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज बोला जाता है। आप हेडिंग डालो वोल्टेज, और वोल्टेज को ही पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पोटेंशियल चीज अलग है, पोटेंशियल डिफरेंस चीज अलग है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 2 पॉइंट के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वोल्टेज। तो होगा क्या, देख, वोल्टेज इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव ए यूनिट चार्ज थ्रू एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट से एक यूनिट चार्ज को पास करने में जितना काम करना पड़ेगा, वो उस एलिमेंट के अक्रॉस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ अपन को क्या मिलेगा, एलिमेंट, ऐसा कुछ एलिमेंट मिलेगा। तो इसने क्या बोला कि इस एलिमेंट के कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी एक यूनिट चार्ज को इसके अक्रॉस फ्लो कराने में। एक यूनिट चार्ज को इसके इस सिरे से उस सिरे तक ले जाने के लिए जितनी एनर्जी की, या जितनी एनर्जी या जितना अपन को कार्य करना पड़ेगा, जितने वर्क की रिक्वायरमेंट होगी, वो उस एलिमेंट के अक्रॉस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए अपन इक्वेशन कैसे बनाते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस को अपन लिखते हैं V से। V को अपन पढ़ते कैसे हैं, देखो V को अपन लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन होती है dW अपॉन dQ। एक यूनिट तो इसकी होती है वोल्ट, और एक यूनिट अपन इधर से भी निकाल सकते हैं। इसकी एक यूनिट क्या हो जाएगी, W की यूनिट क्या होती है, जूल, और Q की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो इसकी एक यूनिट जूल पर कूलम भी हो सकते हैं।
V क्या होता है, डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू, यानी एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए किया गया कार्य है। कार्य और वर्क और एनर्जी एक ही चीज होती है। आप है ना W और E में कभी भी है ना कंफ्यूज मत होना। वर्क और एनर्जी बोथ आर सेम थिंग। नेटवर्क में चाहे वर्क बोले चाहे एनर्जी बोले, दोनों एक ही चीज है। मतलब आपको इस इक्वेशन को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, डी ई अपॉन डी क्यू, तो भी कुछ नहीं, सेम इक्वेशन है। क्या है, इन एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए किया गया कार्य है, या कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। तो क्या होगा, वोल्टेज इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव ए यूनिट चार्ज थ्रू एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट्स के अक्रॉस यूनिट चार्ज को ले जाने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो उस एलिमेंट के अक्रॉस क्या हो जाएगा, उस एलिमेंट के अक्रॉस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोटेंशियल। ये अपनी बात होगी पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज की। लास्ट में बात करता हूँ पावर एंड एनर्जी की। क्या बात करता हूँ, पावर को रिप्रेजेंट करते हैं पी से। एनर्जी को मैंने बोला था, चाहे तो आप एनर्जी को वर्क से रिप्रेजेंट कर सकते हो डब्ल्यू से, चाहे ई से रिप्रेजेंट कर दो, बोथ आर सेम थिंग। चाहे इसको वर्क बोलो चाहे एनर्जी बोलो, बोथ आर सेम थिंग्स इन द नेटवर्क। नेटवर्क में क्या है, चाहे एनर्जी बोलो चाहे वर्क बोलो, बहुत एक ही चीज होती है। फर्स्ट चीज, दोनों की दोनों क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, दोनों की दोनों स्केलर है, वेक्टर एक भी नहीं है। सेकंड, पावर की यूनिट होती है वाट और एनर्जी की यूनिट होती है जूल होती है। एनर्जी का अपना पता, एनर्जी कहो चाहे वर्क कहो, इनकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। फिर होती है पावर, क्या होती है, इधर लिखता हूं, पावर क्या हो जाएगा अपना, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, यानी वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी एक पर यूनिट टाइम में क्या गया कार्य, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। पावर किससे कहते हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम, समझ आ गया, उसको बोला जाता है पावर। यानी आप एक है ना यूनिट टाइम में कितना वर्क कर सकते हो, उसको बोला जाता है पावर। तो पावर की एक यूनिट तो वाट हो गई, और एक अगर मैं इधर से यूनिट निकालता हूं तो एक यूनिट और आ जाएगी, उसको क्या लिख सकता हूँ, जूल पर सेकंड लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। और मेरे को पता है डब्ल्यू क्या है, एनर्जी बोलो चाहे वर्क बोलो, बोथ आर सेम थिंग। तो अगर P इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी है, तो मैं अगर दो क्वांटिटी है, एक P है और एक एनर्जी है, एनर्जी और पावर अगर ऐसे रिलेटेड है, P इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, तो अपन चार्ज और करंट है ना जैसे रिलेटेड है वैसे ही है। अगर मेरे को W की वैल्यू निकालनी है, तो W की वैल्यू कैसे निकालूंगा, सिंपली P डी टी माइनस इन्फिनिटी टू, ये दोनों इक्वेशन आपको आनी चाहिए। यहां तक आपको समझ आ गया। पावर क्या होते हैं, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, यानी वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। और अगर एनर्जी की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी, तो एनर्जी क्या होगी, अगर अगर दो क्वांटिटी पी और डब्ल्यू ऐसे रिलेटेड है, तो अब मैंने बताया था अगर मेरे को डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है तो निकालूंगा कैसे, लिमिट आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी टू टी पी डी टी। यहाँ तक समझ आ गया होगा। लास्ट अपन बात करते हैं पावर की एक और इक्वेशन। मेरे को बताओ पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट में, टाइम को इधर लिख देता हूँ, वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या होता है, पावर होता है। मैं अगर ऊपर और नीचे डी क्यू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किससे, डी क्यू से, तो मेरे को बताओ इसका क्या मतलब होगा और इसका क्या मतलब। तो अपन ने पढ़ा था वोल्टेज क्या होता था, वोल्टेज V इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू होता था। पावर इसका मतलब हो जाएगा वोल्टेज, और डी क्यू अपॉन डी टी क्या होता था, करंट होता था। तो एक पावर की और इक्वेशन आपके पास मिलके आ जाएगी, P इक्वल टू वी आई। ये भी इंपॉर्टेंट है, P इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी भी इंपॉर्टेंट है, और ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अपन को एनर्जी निकालनी पड़ेगी बहुत सारे सर्किट एलिमेंट्स की, इसने कितनी एनर्जी स्टोर की, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की, कितनी एनर्जी डिलीवर्ड की, वो सारी इसी इक्वेशन से निकल के आती। P इक्वल टू वी आई सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन अगर मैं कहूंगा तो ये है। और इसके बाद में अगर ये एनर्जी निकालने के लिए ये इक्वेशन, इनका अपन नेटवर्क में कोई भी अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो इन दोनों इक्वेशन का पक्का यूज होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है P इक्वल टू वी आई, पावर, पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू एनर्जी, और सेकंड वाह इसे क्या बोलते हो, एनर्जी इक्वल टू P dt का इंटीग्रेशन लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू P। यहां तक आपको समझ आ गया पावर क्या होती है, एनर्जी क्या होती है। इसके बाद में एक कंसेप्ट और आता है जिसकी बात करते हैं, कंसेप्ट ऑफ एब्जॉर्ब एंड डिलीवर्ड पावर। कोई अपन को एक बड़ा सा नेटवर्क देगा,
और कोई एलिमेंट दे देगा, पूछेगा S1 एलिमेंट क्या कर रहा है, पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है सर्किट से या सर्किट को पावर डिलीवर कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन अपन को एग्जाम में आते हैं। कोई भी एक एलिमेंट S2 दे देगा, पूछेगा S2 एलिमेंट है जो सर्किट से पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है या सर्किट को पावर डिलीवर कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या होता है, मान लो ये कोई एक सर्किट एलिमेंट S है, क्या है, ये कोई सर्किट एलिमेंट S है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, V है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, V है। और इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट क्या हो रही है, एंटर हो रही है। कितनी करंट एंटर हो रही है, I करंट एंटर हो रही है। ये कोई सर्किट का कुछ भी एलिमेंट हो सकता है। अभी अपन एलिमेंट की बात की नहीं है, तो मैंने इन जनरल एक एलिमेंट S ले लिया। क्या ले लिया, S कोई सर्किट एलिमेंट है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, V है, और उसमें करंट कितनी एंटर हो रही है, I करंट। और I एंटर है ना, कहां से हो रही है, पॉजिटिव से एंटर हो रही है। कहां से हो रही है, I अपने एंटर हो रही है पॉजिटिव टर्मिनल से। एंटर है ना, कहां से हो रही है, पॉजिटिव से। जब मेरी I है ना पॉजिटिव से, जब भी करंट पॉजिटिव से एंटर करती है, तो वो सर्किट का एलिमेंट हमेशा क्या करता है, पावर का एब्जॉर्ब करता है। वो एलिमेंट हमेशा सर्किट से क्या करता है, पावर को एब्जॉर्ब करता है। मैं इधर आपको समझाता हूँ। ये कोई भी एक सर्किट का एलिमेंट मान लो S है, इसके अक्रॉस ये पोटेंशियल ड्रॉप आप एज्यूम कर लो V है। ये कोई भी एक सर्किट एलिमेंट S है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V है और इसके अंदर करंट I एंटर हो रही है। और I एंटर हो कहां से रही है, पॉजिटिव से। कहां से एंटर हो रही है, पॉजिटिव से एंटर हो रही है, नेगेटिव से निकल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा ये एलिमेंट नेटवर्क से पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। और कितनी पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, वो पावर का फॉर्मूला तो आपको पता है, V इंटू आई। इतनी पावर को ये क्या कर रहा है, सर्किट, ये वाला एलिमेंट सर्किट से पावर को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। कितनी पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, VI को। तो ये देखो, अगर पॉजिटिव से करंट एंटर होगी तो वो पावर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब। कितनी पावर एब्जॉर्ब करेगा, VI पावर एब्जॉर्ब करेगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन तो आपको पता चल गया। अब मेरा एलिमेंट है ना, पावर को है ना डिलीवर कब करेगा, जब मेरा कोई सर्किट एलिमेंट कब खुद नेटवर्क को पावर डिलीवर करेगा। तो उस टाइम अपन क्या करेंगे, अगर ये कोई सर्किट एलिमेंट है S, किसी नेटवर्क में लगा हुआ है और उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V है, और अगर पॉजिटिव से करंट एग्जिस्ट हो रही है, एंटर नहीं हो रही है, इधर तो पॉजिटिव से क्या हो रही है, एंटर हो रही है। यहाँ देखो, यहाँ पॉजिटिव से क्या हो रही है, निकल रही है करंट बाहर की ओर। कितनी करंट निकल रही है, I। और इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, V। कोई भी एलिमेंट मैंने S मान लिया। करंट जब पॉजिटिव से निकलती है तो इसका मतलब ये नेटवर्क को, ये एलिमेंट नेटवर्क को पावर क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। क्या कर रहा है, पावर। ये एलिमेंट नेटवर्क को पावर क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। और कितनी पावर डिलीवर कर रहा है, V इंटू आई। V इंटू आई, ये चीज आपको समझ आ गई। कब कोई सर्किट एलिमेंट नेटवर्क को पावर डिलीवर करते हैं, जब करंट उससे पॉजिटिव से बाहर निकलती है, तो हम अपन क्या बोलते हैं, ये एलिमेंट सर्किट को पावर डिलीवर कर रहे हैं। और जब पॉजिटिव से एंटर होती हैं तो अपन कहते हैं ये एलिमेंट सर्किट से पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। और कितनी पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, VI के इक्वल। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब मैं एक आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ से कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। मान लो ये कोई सर्किट एलिमेंट है, S एलिमेंट है, क्या है, S। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 4 है और मान लो करंट 3 एम्पियर करंट, ये 3 एम्पियर, ये 4 वोल्ट। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 4 है, ये N5 मन माना, ये कोई सर्किट एलिमेंट है, S है, कैसा है, S। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, 4 वोल्ट। और इससे करंट कितनी निकल रही है, 3 एम्पियर। और है पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रही है बाहर की ओर। तो मेरे को बताओ ये सर्किट, ये एलिमेंट सर्किट से पावर एब्जॉर्ब करेगा या सर्किट को पावर डिलीवर करेगा। तो आप कह रहे हो पॉजिटिव से निकल रही है, तो इसका मतलब ये पावर क्या करेगा, पावर को डिलीवर करेगा। और मैं कितनी पावर को डिलीवर करेगा, 4 इंटू 3, 12 वॉट पावर को क्या करेगा, डिलीवर करेगा। और आपको ऐसा क्वेश्चन में है ना दे और आपको पूछेगा ये एलिमेंट सर्किट से कितनी पावर को एब्जॉर्ब करेगा, ऐसे पूछा जाए। क्या बोला जाए, सर्किट से कितनी पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये पूछा जाए। तो आपको पता है ये सर्किट को, ये एलिमेंट तो सर्किट को पावर है ना डिलीवर कर रहा है, एब्जॉर्ब तो कर नहीं रहा। तो जब डिलीवर 12 वोल्ट कर रहे हैं तो उसका मतलब है ये सर्किट से कितनी पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, -12 वाट। कितना लिखना आपको, -12 वाट। ये है ये माइनस साइन आपको कहना, ये है माइनस साइन है क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये पावर एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, पावर डिलीवर कर रहे हैं। पावर डिलीवर कितनी होगी, 12 वाट।
और अगर आपको पावर एब्जॉर्ब पूछे, ऐसा कोई भी एक सर्किट एलिमेंट दे दे और पूछे ये सर्किट एलिमेंट कितनी पावर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये तो पावर एब्जॉर्ब कर ही नहीं रहा है, ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन नहीं गलत है, अगर ये डिलीवर 12 वाट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये एब्जॉर्ब कितना कर रहे हैं, -12 वाट। कितना कर रहे हैं, -12 वाट। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सेकंड केस आपको मैं ये बताता हूँ, ये मेरा कोई सर्किट एलिमेंट ऐसे है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मान लो 4 वोल्ट है और पॉजिटिव से करंट क्या हो रही है, 3 एम्पियर एंटर हो रही है, 4 वोल्ट है। तो देखो अब आपको मैं पूछूंगा कि ये नेटवर्क कितनी पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या कर रहा है, तो आपको पता ही है अगर करंट पॉजिटिव से एंटर होती है तो वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब ही करेगा। आप कहोगे 4 इंटू 3 यानी 4 इंटू 3, आप कहोगे कि 12 वाट पावर को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर क्वेश्चन ये ना दे कि ये पूछ रहे सर्किट को कितनी पावर डिलीवर कर रहे हैं, तो हम कितना बताओगे, एब्जॉर्ब कितना कर रहा है, 12 वाट। तो इसका मतलब डिलीवर कितना कर रहा है, -12। कितना कर रहा है, ये सर्किट को कितना पावर डिलीवर कर रहा है, -12। एब्जॉर्ब कितना कर रहा है, +12 वाट। अगर कोई एलिमेंट एब्जॉर्ब +12 वाट करता है तो उसका मतलब क्या होगा, ये डिलीवर कितना करेगा, -12 वाट। और अगर कोई डिलीवर +12 वाट कर रहा है तो इसका मतलब वो एब्जॉर्ब कितना करेगा, -12 वाट। आपको सवाल ऐसे भी एग्जाम में दे सकते हैं और है एग्जामिनर देख क्या सकता, गेट में तो आ रखे हैं ऐसे क्वेश्चन। एक्चुअली में तो क्या कर रहे हैं, एलिमेंट एब्जॉर्ब कर रहे हैं और आपसे वो एग्जामिनर क्या पूछ रहे हैं, डिलीवर पावर पूछेगा। तो यहाँ पर आपका नेगेटिव साइन के मिस्टेक कर दोगे तो उसी मिस्टेक के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्चुअली में तो क्या कर रहा है, एलिमेंट डिलीवर करेगा। मान लो एक्चुअली में एलिमेंट कर रहा है 12 वाट को डिलीवर कर रहा है और आपको पूछेगा कि ये एब्जॉर्ब कितना कर रहा है, तो आप आंसर क्या लिख दोगे, 12 वाट। तो जबकि वो 12 वाट नहीं करेगा, -12 वाट को एब्जॉर्ब करेगा। इस चीज की बेसिक चीज के आपको पता होना चाहिए। और लास्ट एंड फाइनल टॉपिक अपने बेसिक इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज में, इसको बोलता है एल्जेब्रिक सम ऑफ पावर इन ए सर्किट इज ऑलवेज जीरो। कैसे, मैं इसको एग्जांपल के द्वारा आपको समझाता हूँ। मान लो ये कोई सर्किट एलिमेंट है S1, ये कोई भी सर्किट एलिमेंट है S2, ये कोई भी सर्किट एलिमेंट है, ये कोई भी नेटवर्क है। ऐसे मैंने कुछ भी एक रैंडम नेटवर्क ले लिया। अभी आपको ऐसा मैं एज्यूम करके चलता हूँ केसीएल केवल आता है, लेकिन वो कुछ भी यूज नहीं करना है, उससे तो अपन निकाल सकते हैं। आप ऐसे एज्यूम कर लो इसमें करंट चल रही है 2 एम्पियर, इसके अक्रॉस पोटेंशियल है 2 वोल्ट, इसके अक्रॉस पोटेंशियल है मान लो 3 वोल्ट और इसके अक्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू आपको पूछा कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा S3 के अक्रॉस। तो मेरे को पता है आप है ना केवीएल यूज करके एक लूप में केवीएल लगा के बहुत इजीली वी की वैल्यू निकाल सकते हो और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला भी नहीं है। मैं कंसेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे को बताओ S1 एलिमेंट है, ये पावर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, ये बताओ कि ये सर S1 एलिमेंट तो पावर को क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव से करंट क्या हो रही है, निकल रही है। तो S1 क्या कर रहा है, S1 की पावर को मैं लिखता हूँ P1 से और आगे लिख देता हूँ डिलीवर, क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। तो कितनी करेगा, वोल्टेज हो गया 2 वोल्ट तो करंट होगी 2 एम्पियर, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 वाट। मेरे को बताओ S2 एलिमेंट पावर को एब्जॉर्ब करेगा, डिलीवर करेगा, बताओ। करंट है ना पॉजिटिव से एंटर हो रही है, कहां से एंटर हो रही है, करंट पॉजिटिव से एंटर। जब करंट पॉजिटिव से एंटर होते हैं तो इसका मतलब ये एलिमेंट क्या कर रहे हैं, पावर को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब। तो अपना P2 क्या होगा, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब कितना हो जाएगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है 3 और करंट कितनी है 2, तो 3 इंटू 2 6 वोल्ट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। बताओ S3 क्या करेगा, S3 में भी करंट है ना, जैसे अपने वोल्टेज की पोलरिटी ले रखी है उसके हिसाब से जो पॉजिटिव से करंट क्या हो रही है, एंटर हो रही है। तो मेरे को बताओ P3 भी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब कितनी करेगा, करंट की वैल्यू 2 इंटू वोल्टेज हो गया V, तो ये कितना करेगा 2V, कितना हो गया 2V। तो ये है ना एल्जेब्रिक सम ऑफ पावर इन ए सर्किट इज ऑलवेज जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब किसी भी नेटवर्क में टोटल एब्जॉर्बिंग पावर है ना टोटल डिलीवरिंग पावर के इक्वल होगी। क्या होगी, इक्वल होगी। कैसे इक्वल होगी, इस सर्किट में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। एक एलिमेंट क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। 2 एलिमेंट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। डिलीवर कितना कर रहा है 4 वाट। तो मैं इधर लिख देता हूँ डिलीवर कितनी हो रही है 4
4 मेरी हो रही है डिलीवर और एब्जॉर्ब कितनी हो रही है 6 और 2v मेरे क्या हो रही है एब्जॉर्ब, तो 6 प्लस 2v के इक्वल होगा या नहीं होगा? यानी टोटल एब्जॉर्बिंग पावर इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल टोटल डिलीवरिंग पावर। यदि सर्किट में मान लो 5 एलिमेंट हैं, 2 पावर को डिलीवर कर रहे हैं और 3 पावर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो जो 2 एलिमेंट पावर को डिलीवर कर रहा है ना, उनकी पावर इक्वल टू जो 3 एब्जॉर्ब कर रहे हैं उनकी पावर के इक्वल होगा। यानी एब्जॉर्बिंग पावर इस सर्किट में देखूंगा तो ये क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, कितनी कर रहा है 4, तो 4। ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ये क्या कर रहा है अपना एब्जॉर्ब कर रहा है, ये क्या कर रहा है एब्जॉर्ब कर रहा है, ये क्या कर रहा है डिलीवर कर रहा है। डिलीवर कितनी कर रहा है 4 वॉट, तो मैंने इधर 4 ले लिया। ये एब्जॉर्ब कर रहा है कितनी कर रहा है 6 वॉट, तो मैंने इधर ले लिया। ये भी क्या कर रहा है एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये भी मैंने इधर ले लिया। इधर मैंने लिया डिलीवर और इधर मैंने लिया जो एलिमेंट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। समझ आया आपको? तो इधर से मैं इसको अगर मैं सोल्व करूंगा कितना 4 माइनस 6 इक्वल टू 2v होगा या नहीं होगा? 4 माइनस 6 इक्वल टू 2v, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2v इक्वल टू -2। v की वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी -1। -1 वोल्ट तो आप है ना केवीएल निकाल के केवीएल लगा के 1 सेकंड में निकाल सकते हो, लेकिन मेरा मकसद केवीएल बताना नहीं है, मेरा मकसद ये पूरा लॉ समझाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन एनी इलेक्ट्रिक नेटवर्क, कोई भी इलेक्ट्रिक नेटवर्क हो, उस इलेक्ट्रिक नेटवर्क में टोटल एब्जॉर्बिंग पावर इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल डिलीवरिंग पावर। क्या होती है? टोटल एब्जॉर्बिंग पावर हमेशा टोटल डिलीवरिंग पावर के इक्वल ही होती है। तो ये अपना बेसिक इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज वाला फर्स्ट जो अपना बेसिक के अंदर फर्स्ट टॉपिक था वो होता है कंप्लीट। और अपन अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं सर्किट्स एलिमेंट्स। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो सर्किट्स एलिमेंट्स है। इससे भी मोस्ट, ये तो अपना बेसिक था, सबको आता ही है। सर्किट एलिमेंट्स अपन बहुत डिटेल से बात करेंगे, रजिस्टर की, कैपेसिटर की, इंडक्टर की, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, अपन सबकी बात करेंगे। कैसे एक प्रैक्टिकल होता है, कैसे आइडियल होता है, कैसे डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, कैसे इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, उनका है ना वीआई रिलेशनशिप क्या होता है, वीआई ग्राफ कैसा होता है, तो वो सारी बात अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।